सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं और निगरां हुकूमत किसी जमात के लिए नरम गोशा नहीं रखती। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे चेयरमैन PTI हो, नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी, सबको अपने मुकदमात कानूनी तौर पर हल करने होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। उम्मीद है कि हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। कमीशन ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर तैयारी करने का भी कह दिया है। इंतखाबात का ऐलान होते ही जैसे सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल को एक बड़ा सियासी शो बनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी भी किसी कदर मुतहरक नजर आ रही है। बदलते मंजरनामे में तहरीक इंसाफ 9 मई की सजा भुगत रही है, इसलिए वहाँ खामोशी है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ से जन्म लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इब्तिदा में हलचल मचाकर फिल वक्त सारी तवज्जो PTI के इलेक्टेबल्स और पार्टी अहदेदारों को साथ मिलाने पर मरकूज किए हुए है। IPP का गढ़ जनूबी पंजाब है और शायद यही वजह है कि पार्टी ने अपनी बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी जनूबी पंजाब से ही कर सिला किया है, जो मुमकिना तौर पर इस महीने शुरू होगी। यानी आने वाले महीने शदीद गहमा गहमी, जलसे, खिताबात और सियासी गहमा गहमी से लबरेज होंगे। आज के प्रोग्राम में जो मौजूद मेहमान मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, तारुफ करवा देती हूँ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुस्लिम लीग के साबिक गवर्नर पंजाब मलिक रफ़ीक रजवाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया नून लीग से ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी तरफ से मैं कामरान साहब से शुरू करना चाहूँगी। कामरान साहब, जो इंतखाबात के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता, इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद अब शायद कुछ शक बाकी नहीं रह जाना चाहिए कि इलेक्शन दूर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है जनवरी में नहीं होंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से शक खत्म हो गया। अब चाहे बर्फबारी हो या कुछ और हो, तमाम जमातों को खदशात छोड़कर मेरे ख्याल से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह न करे कि कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए तो, वरना कल की जो मीटिंग थी हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके बाद मैं शायद इसी नतीजे पे हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चीफ साहब की भी बॉडी लैंग्वेज और उनके बाकी मेंबर्स भी मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो इलेक्शन पे अब आ गए हैं शायद। तो अगर इलेक्शन पे आ गए हैं और इलेक्शन इवन में भी होने जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मसाइल होंगे हमें, स्पेशली हमें, क्योंकि वो एरियाज जहाँ पे बर्फबारी होती है या सर्दी ज़्यादा होती है, वो हमारे इलाके जो है वो शुमार होते हैं, या जहाँ पे वोटर्स हमारा होता है। और सिर्फ बर्फबारी जो है ना वो मसला नहीं होगा, बल्कि वहाँ एक माइग्रेशन हुआ करती है मौसम के हवाले से। लोग सर्द इलाकों से निकल के निस्बतन गर्म इलाकों में चले जाते हैं, तो ये मसाइल होंगे, मगर इसके बावजूद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप लोग इसके बावजूद भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कादिर साहब, ये जो निगरां वज़ीर आज़म साहब ने साफ कह दिया कि कोई जमात फेवरेट नहीं है, और ये भी कहा है कि जी चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, कानून के मुताबिक सबको केसेस भुगतने होंगे। तो आप वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे थे, अब ये शिकवा ख़त्म हो गया या अभी भी बरकरार है? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर वकील है। मैं इनकी खिदमत में एक छोटा सा सवाल आपकी तरफ से करना चाह रहा हूँ उनसे। वो ये कि आप मुझे बता दें कि हमें 100% पता होता है केस का, और उसके बावजूद जब तक वो जजमेंट अनाउंस नहीं होता है तब तक हम यकीन से नहीं कह सकते। और ख्वाजा आसिफ साहब ने इससे पहले कहा कि ज़ीरो रिस्क होगा तब मियाँ साहब आएंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब 18 महीने वज़ीर-ए-आज़म थे और उस वक्त वो नहीं आया, और उस वक्त भी ये कहते थे कि ज़ीरो रिस्क हो तब हम आएंगे। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं लिख के देता हूँ 4थी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये हो गया दूसरा। और फिर कल रवानगी से पहले वहाँ से उनसे हाई कमिश्नर उनसे मिल रहे, क्या बात कर रहा है वो भी आप सबने सुन लिया। और फिर उसके बाद सिलसिला ये शुरू होता है कि अब मुझे एक बात बता दें कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ ब्यूरोक्रेसी कंप्लीट उनकी हो, जहाँ खुद वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब अपनी वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने से एक हफ्ता पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और शमूलियत की ख्वाहिश ज़ाहिर की है।
उसके बाद इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, कोई जुटला के मेरी बात को, या खुद काकड़ साहब जुटला दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं वो जगह और वो गवाह भी साथ बता दूंगा कि किसके सामने आपने बात की थी। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये है कि तौकीर शाह जो शहबाज शरीफ साहब का प्राइवेट अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दिए। आज वो काकड़ साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप सब जानते हैं कि पूरे ब्यूरोक्रेसी की एक इंचार्ज होता है पाकिस्तान का, जो कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। उसके बाद फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको बना दिया वफाकी वजीर। फिर उसके बाद आतिफ चीमा साहब जो उनके साथ थे और उनके साथ को एक्यूज थे, उनको वफाकी वजीर बना दिए। उन समेत 7 वजीर वो बना दिए। तमाम पावर डिवीजन के, तमाम ब्यूरोक्रेसी के डिपार्टमेंट की जो हेड है, चेयरमैन है, सीईओ है, वो तकरीबन नून लीग के है। मैं एक एक का नाम आपको बता सकता हूँ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब वो अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किए, कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे बता दे कोई इलेक्शन रूल्स या आइन में कोई गुंजाइश हो, उससे पहले उन्होंने सिंध के तरक्याती काम पे, इवन के सीवरेज के, पानी के और सैलाब में डूबे हुए लोगों के जो मकानात बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था, उनके फंड रोक दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं होगी, मगर उसी रात को वफाकी हुकूमत ने सिंध के तहसीलदार से लेके पटवारी से, तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सबको बदल दिया है, और इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका शक्ल देखता रहा। और ये ऐसी सूरत हाल पंजाब में नहीं हुई है, ऐसे सूरत हाल पख्तूनख्वा में नहीं हुई है। तो मैं ये सारी चीजों का हवाला आपको दलाइल के साथ देने के बाद मैं आपसे सवाल करूं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो और क्या है? रफीक रिजवाना साहब, मंदोखेल साहब के सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें, और साथ ही कि जो अब 21 अक्टूबर को मियां साहब की जो वापसी है, और नून लीग को जो तवक्को थी कि मियां साहब की जो ताहयात नाअहली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ख़त्म हो जाएगी, जो कि नहीं हुई है, तो क्या अब इसके लिए अलहदा से अदालत से रुजू किया जाएगा? और ये भी ज़रा बताइए कि जो इलेक्शन तरमीम एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिल सकेगा? थैंक यू सो मच जी। अभी आप मोहतरम मंदोखेल साहब के सवाल का जवाब पूछना चाह रही थी। आपने इंट्रो में कहा कि जी कि उनको शिकवा है, तो मैं नहीं समझता कि उनके शिकवे का कोई जवाब शिकवे की ज़रूरत है। शिकवा रहने दें, उनका शिकवा निगरान हुकूमत से होगा, हमारे से नहीं। ना हमारी हुकूमत है, ना हमारा नहीं, जहाँ शिकवा होता है वहाँ जवाब शिकवा तो होना चाहिए ना, क्या कहते हैं? नहीं, वो ऐसा शिकवा है जिसका मेरा ख्याल है जवाब शिकवा की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये अर्ज किया। फिर इसके बावजूद मैं मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ आपकी सब दोस्तों की खिदमत में कि ये सरकारी अफसरान जो है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हुकूमत जाती है तो वो भी बिस्तर बोरिया लपेट के उसी हुकूमत के साथ घर जा बैठते हैं। ठीक है जी, ये निगरान हुकूमत की अपनी चॉइस है, और निगरान हुकूमत का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और वजीर आज़म जो है वो मिल के फैसला करते हैं, और वो कहते हैं कि निगरान वजीर आज़म कौन होगा। तो फिर उस पर भी एतराज़ होना चाहिए कि ये इख्तियार भी ख़त्म करे। ये तो अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म ने मशवरा करके दिया है, हमें तो पूछा नहीं गया, या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरी नज़र में टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज वेल एज द जॉब ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ये एक दो अफसरों से कोई ना ही इलेक्शन हो रहा है इस वक्त, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। ये एक बहरहाल हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर कुछ कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, मगर मैं बसद माज़रत उससे एग्री नहीं करता। बाकी रही बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आप सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की बात कर रहे हैं, तवक्को भी बात नहीं थी। एक तरमीम आई थी, उस तरमीम में जिसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने एग्री नहीं किया। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो अपना इसका जो कानून बना है प्रोसीजर वाला, तो उसमें आप देखें कि उस तरामीम के हक में बेसिकली जो फैसला आया वो 5 जज साहिबान का इख्तलाफ था और 10 जज साहिबान का इत्तफाक। मगर ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का फैसला आया है, इसमें बड़ा एक थिन लाइन है, थिन मार्जिन है कि 7 जज साहिबान ने इत्तफाक किया और 8 जज साहिबान ने उससे इत्तफाक नहीं किया। बहरहाल वो बात चली गई। जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो अपनी जगह पे है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आ गई है कि ये ऐसी नाअहली 5 साल की होगी। मेरे एक ख्याल में ये मसला फिर
ये अदालतों में ही तय होगा कि क्या जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आई है वो प्रिवेल करेगी 5 साल वाली, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था कि तायाद नाअहल है वो प्रिवेल करेगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में जब ये इलेक्शन के प्रोसेस में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे उस वक्त जो हजरात बशमूल मियां नवाज शरीफ साहब जो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड है उन पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। जरूर होगा, मेरा ख्याल है कि ये परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड है फॉर लाइफ। तो ये इशू रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन के प्रोसेस में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही उसके बाद के फैसले मद्देनजर रख के कि ये जो लॉ है ये इसके बारे में क्या तबसरा किया गया तो ये एप्लीकेबल नहीं है, और इन हालात में उस जजमेंट को रिविजिट करेंगे और रिविजिट करके कोई फैसला दे सकते हैं, या फिर वो कहेंगे कि इलेक्शन एक्ट में जो 5 साल वाली तरमीम है वही प्रिवेल करेगी। बहरहाल इसका मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं बायसे बीमारी, ही वाज कन्फाइंड देयर इन लंदन, अब आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से हमारी पार्टी में एक नया वलवला पैदा हुआ है। 21 तारीख के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के गांव में, शहर में, हर जगह पे इस्तकबाल की तैयारी। ठीक है जी, आपके वर्कर्स में बड़ा वलवला है, बड़ा ठीक है जी, वर्कर्स में जारी वतन का मोराल बुलंद हो रहा है क्योंकि लीडर का मुल्क में होना और मुल्क से बाहर होना बराबर नहीं होता। ठीक है जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, शिकवा पे जवाब शिकवा तो होता है, लेकिन रफ़ीक साहब ने कहा कि शिकवा पे जवाब शिकवा ज़रूरी नहीं। इस पर आप ज़रा मुस्कुराए थे, वो भी कॉमेंट कर दीजिएगा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। और साथ ही कामरान साहब की तो सारी पार्टियों ने PDM के तहत मिलकर ये कानूनी साजी की, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद जाहिर किया, अपने नताइज पर मेरे ख्याल से PTI के सिवा किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप मुत्तफिक है, बात ठीक कर रही हूं मैं? नताइज किसके नताइज पे? इस फैसले के नताइज पे? ये जो फैसला आया है, ये कल परसों जो फैसला आया उसकी बात कर रही हैं? इंतखाबात के नताइज पे? इंतखाबात के अपना देखिए, कोई भी पार्टी, फर्ज कर लीजिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अपना जहन तादाद रखी होगी और वो तादाद जो है वो कहीं पे तसव्वुराती भी हो सकती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उसको अगर मैच नहीं कर रहा रिजल्ट, तो फिर यकीनन ग्रीवेंसेस पैदा होंगे। हर पार्टी को इसके बाद ग्रीवेंस आएगा। इवन जो है ना, वो जिसके बारे में समझा जा रहा है इस वक्त कि शायद वो इलेक्शन जीत लें, तो उनको भी इस तरह का शिकवा जो है उसके बाद हो सकता है। मेरा ख्याल है कि क्लियर मैंडेट किसी के पास भी नहीं आएगा। मिलजुल के हुकूमत बनानी पड़ेगी। आवाम का कोई मूड ऐसा नहीं लग रहा, और PTI का नहीं कह सकते कि PTI को उसके ऊपर एतराज़ होगा या नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि उनके पास आया इतना कैंडिडेट होगा या नहीं होगा ये भी इस वक्त तक मालूम नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट ना होने की सूरत में उन्होंने वकला को ऑफर किए कि जी अब आपको टिकट्स दे देंगे। तो आप देखिए कि कुछ वकला जो है ना वो इसी उसमें कि शायद हमें टिकट मिल जाएंगे, अदरवाइज उनके पास जो है ना कोई इलेक्टेबल्स जिस तरह से थे 2018 में वो इलेक्टेबल नहीं रहे, और मेरा ख्याल है कि वो कैंडिडेट भी शायद इस दफ़ा पूरे ना कर पाए। मुस्कुराया इसलिए था कि वो काकर साहब की जिक्र से, तो मुझे वो याद आ गया। काकर साहब दोस्त हैं मेरे, हम एक शहर के रहने वाले हैं। तो एक वक्त था कि उनकी जो इंक्लिनेशन थी वो JUI में भी थी, और मैं उनको साथ लेके ज़िले जमात जाया करता था। तो वो ये होता है, एक हफ्ता पहले अगर उनकी इंक्लिनेशन कहीं और थी तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके बाद जो है ना वो केयर टेकर बन गए। अब केयर टेकर के बाद वो फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने किस जमात में जाना है या उसी जमात में रहना है जिससे पहले कभी उनका ताल्लुक था, यानी बाप पार्टी। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी तो ब्रेक का वक्त आ गया। तो कादिर साहब, ये सिंध में क्या आप लोगों की अभी पोजीशन है? सिंध हमेशा से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, जैसे कि पंजाब में नून लीग का वोट बैंक हमेशा से मजबूत रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। तो पिछले दिनों में हम ये दावे सुन रहे थे कि पंजाब भी इस बार पंजाब में तीर चलेगा, लेकिन सिंध में भी जो तीर है वो बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बाकी जमातें हैं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें, इत्तेहाद के हवाले से बातें, तो फिर टफ टाइम आपको दिया जाएगा। फिर जब यही आपने सब देखा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा शुरू कर दिया गया। ये सिर्फ निगरां कमीना में जो कुछ नाम शामिल हुए उनको देखकर आप लोगों ने सिर्फ ये शिकवा शुरू किया? देखिए, पहली बात तो ये कि आप 2018 का इलेक्शन देख लें, ये ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक इत्तेहाद बना था और उन्हें सोचा था कि हम पीपल्स पार्टी को जो है ना वो सफाया कर देंगे और सिंध हुकूमत हम बनाएंगे, जिसमें फेमिदा मिर्जा साहबा, जुल्फकार मिर्जा साहब और दूसरे तीसरे ये सारे मौजूद थे। आप इन चीज़ों को भी आपके सामने सूरत हाल है कि उसमें वो सरदार मेहर साहब जो है ना वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दिया अभी पिछले महीनों में। लेकिन उसके बाद ज़्यादा दूर न जाए, अभी 2 साल पहले जब मेरे हल्के में जो फैसल वाडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब इलेक्शन हुआ तो पूरा पीडीएम एक तरफ थी और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब को जियालो ने शिकस्त दी है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का देख लें कि उन्होंने या मलीर में हमारे हकीम बलोच ने शिकस्त दी 10,000 ज़्यादा वोटों में, पीक टाइम पे जो बता रहे थे। फिर उसके बाद मुल्तान में जहाँ पीर साहब और पीटीआई मिल के 28,000 से ज़्यादा 28,125 वोटों से शिकस्त दी पीपल्स पार्टी की मूसा गिलानी ने। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो हम किसी चीज़ से नहीं घबरा रहे। और जो ये सिंध में इसी तरह हर मरतबा कोशिश की जाती है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इत्तेहाद बन जाए, हो जाए। और मेरे सीट पे हमेशा मुस्लिम लीग नून जीती आ रही थी पिछली 33 साल से, लेकिन अब इस मरतबा तो अब उनका हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून का नाम लेने वाला कोई नहीं है, और नाम लेने वाला कोई इस वजह से भी आइंदा नहीं रहेगा कि 18 साल के वज़ीर-ए-आज़म शीत मियां शहबाज शरीफ साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे 5 मिनट 2 मिनट मुलाकात कर दे। मैंने मेरा और आपके हल्का और मिफ्ता इस्माइल का हल्का पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। मैं आपको अल्फिया कह रहा हूँ कि अरे मैंने से शहबाज शरीफ साहब मिलता, पता नहीं मुझसे क्या उसकी चिड़ थी, मुझसे नहीं मिला ना। इलाके में टक्के का काम किया है मिफ्ता इस्माइल सर, अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर करा है, यूनिवर्सिटी समय चल रहा है, ठीक है ना, इस वक्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये तो एक हल्का जो पूरा आपने कहा पता नहीं आपसे क्या चिड़ थी, आपसे चिड़ क्या हो सकती है? शायद इसी वजह से की है, अगर एमएनए कोई तरक्याती काम दे या अपने पाँव मजबूत ना करे, शायद ये चिड़ती हो तो क्या हो सकती है मेरे नजर में। क्योंकि मेरा और इनका हल्का, और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था कि सर, और बहुत सारे एमएनए के सामने कि सर मेरा और आपका हल्का एक है, आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। अब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप यकीन करेंगे कि मेरे हल्के में न कोई पानी का लाइन है, न गैस का लाइन है, न सीवरेज का लाइन है, पता नहीं किधर किधर से मैं जोड़ जोड़ के जो ना वो लोगों के सामने करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 महीने इक़्तिदार या 18 महीने और टोटल 22 महीने मेरे मेंबरशिप में 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर कराए, यूनिवर्सिटी मंजूर कराए, 10 बेनजीर इनकम सपोर्ट के सेंटर मंजूर कराए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलील मुद्दत में जो 25 साल में या 33 साल में कोई पार्टी नहीं करा सका। सवाल मेरे ये कहने का, जो आपके सवाल का जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हम मजबूत है, हमें कोई परेशानी नहीं है। सिंध क्या, कराची में पहली मरतबा मेयर हमारा बन गया, हैदराबाद का मेयर हमारा है। तो आपको जो पहले शहरी इलाकों में एमक्यूएम जीती थी या पिछले इलेक्शन में उसको दे दिया है पीटीआई को, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने शहरी इलाके भी हमने ले लिया। तो उसके बाद हमें कोई परेशानी, हमें परेशानी है या हमारे परेशानी नहीं बल्कि खदशा नहीं। तो ये सिंध तक की रहना है आपने, 2008 में तो आप लोगों की हुकूमत थी, वफाक में भी हुकूमत थी, तो आपने सिंध तक की रहना है या आप आगे भी हुकूमत में भी मजीद इक़्तिदार में? बिलावल साहब तो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं, पिछले दिनों में मुझे याद है बड़े कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी वाले लोग ऑन एयर कहते थे, ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि अगले वज़ीर आज़म हैं ही बिलावल साहब। फिर बिलावल साहब ने गिले शिकवे शुरू कर दिए। आपने सिंध का सवाल किया तो अल्लाह का शुक्र है आप सिंध से निकल गई, क्योंकि आपने सिल्क के हवाले से बात की थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रफ़ीक रजवाना साहब आपकी तरफ आना। रफ़ीक साहब, ये नवाज शरीफ साहब की जब ये लंदन से जद्दा रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पे खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया और जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्होंने खुसूसी मुलाकात करके अलविदा कहा, तो इस पर बड़ी तनकीद भी शुरू होगी कि कानून की नज़र में वो सज़ा याफ्ता हैं। तो क्या इस प्रोटोकॉल पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, या ये आपको लगता है कि अब ज़ाहिर बात है सवालात उठाए जाएंगे?
मेरे इल्म में ये बात नहीं है। वैसे अदरवाइज मेरा ख्याल साबका प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, शायद उस हवाले प्रोटोकॉल दिया हो, सजा याफ्ता, ये वो और क्वेश्चन है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो चलिए आपकी इजाजत के सवाल में ले जाती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ। कामरान साहब सियासतदान भी हैं, सियासत पे भी नज़र रखते हैं, माहिर कानून भी, कानून को भी समझते हैं। जी कामरान साहब, बात ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप एकदम ज़ीरो हो जाते हैं और एकदम ज़ीरो से फिर एकदम हीरो भी हो जाते हैं। आपको सजाएं भी इसी तरह से हो जाती हैं जिन सजाओं से वो कानून, यानी अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वो सजाएं भी हो जाती हैं जो आपके कानून में होती नहीं है। जैसे मियां नवाज शरीफ, मतलब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहीं पे नहीं है, मगर गई है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करना वो उसको एंटरटेन कर लिया, हो गई है। तो अब होना चाहिए कि उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। यहाँ एक अजीबो गरीब जो है ना निज़ाम है, जिसको आप किताब के अंदर जो है ना वो आपको नजर नहीं आएगा, मगर हो जाता है ऐसा। सजा भी ऐसी हुई, अगर किसी ने प्रोटोकॉल भी दिया तो कैसा हो सकता है। तो ये चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। जब तक मामला कानून के अंदर नहीं आएंगे, किताब के अंदर नहीं आएंगे, किसी को निकालना और किसी को जो है ना वापस लाना इस तरह से चलता जाएगा, तो फिर उस वक्त तक आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन मामला को हमने 75-76 साल गुजार लिया, ठीक हो जाए। ठीक है कादिर साहब, ये पंजाब में क्या फिर आप लोगों की स्ट्रेटेजी होगी पीपल्स पार्टी की? क्या आप किसी से इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्या सोच है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जरूरत न होने के बावजूद हमने एमक्यूएम से एहतियात की है। जरूरत न होने के बावजूद 14 साल एमक्यूएम का गवर्नर सिंध में रहा है। जरूरत न होने के बावजूद और हमने एहतियाती को साथ मिलाया है। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में काफ लीग को एमक्यूएम को साथ मिला के, हमारी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन इन दोनों पार्टी को साथ मिला के हमने 5 साल मुकम्मल किए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। हम ना तंग नज़र है, ना हम ये समझ रहे कि हम ही मुल्क को ठीक कर सकते हैं। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बावजूद धांधली के हर चीज़ आपके सामने है। जब पहली मरतबा बिलावल साहब असम्बली में आया तो उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। मगर उसका मतलब ये लिया गया है कि चोर है, डाकू है। यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने भी ये ऑफर किए कि आइए मिसाल की मईशत पे बात करें, मगर जवाब में चोर, डाकू और गालियों से नवाजा गया। तो आपके सवाल पीपल्स पार्टी हमेशा तैयार रहती है और आइंदा भी इंशाल्लाह जिस जमात से हो सके हम सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे, हम इत्तेहाद में हुकूमत भी चलाएंगे और पाकिस्तान की जो मसाइल है उस पर काबू पाने के लिए यकीनन पीपल्स पार्टी ने हमेशा बीबी शहीद ने नवाज शरीफ साहब के साथ मीसाकी जमहूरियत जो है ना साइन की है, और उसके बाद बिलावल साहब ने मरियम नवाज साहब को हाथ बढ़ाया है, और ताकि मिलजुल के काम करेंगे। तो हमारे दिल बड़े, हमारे सीने बड़े चौड़े हैं, हम हर मरतबा ऑफर करते हैं और हर मरतबा हम मिल के चलने वाली बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा रफ़ीक साहब हमारे साथ शायद मौजूद नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला, कामरान साहब, इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, बज़ाहिर अगर लोग इस हवाले से जो है दुनिया में फ़लस्तीनियों पे भी तनकीद कर रहे हैं, मगर वो कि असल हल की तरफ जो है ना उस तरफ नहीं जा रहे हैं। 1967 से एक मसला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, उन पे जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, उनके बच्चे बेघर हैं, उनकी जो है वो खत्म कर दी गई, उनकी एक गजा में वो एक कैद खाने की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसमें अगर हमास पे इस तरह से इस हवाले से तनकीद कीजिए, उन्होंने किया, मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। उसके रूट काज तक जाना पड़ेगा कि वजह क्या है। अगर किसी वजह से ये मामला अगर शुरू हुआ है तो उनके साथ जुल्म और ज्यादती क्या हो रही है, और उनकी 2-3 नस्लें इस जुल्म और ज्यादती में गुजर गई हैं, और इसके बावजूद जो है ना वो अरब ममालिक और बाकी मुस्लिम ममालिक और बाकी इवन जो है इंसानी हकूक़ के नंबरदार यूरोप है, अमेरिका है, ये सारे के सारे जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इस मसले को जो है वो सेटल नहीं कर रहे। उसके अलावा उनके पास, फ़लस्तीनियों के पास जो है ना इसके अलावा शायद कोई भी चारा नहीं था कि जो उन्होंने किया, और इसके नतीजे में अब उनकी शादी भी हो रही हैं और उनके ऊपर पानी भी बंद और बाकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें भी बंद। मगर दुनिया के
कानों पे शायद इस हवाले से कोई जू नहीं रेंग रही है। मुमकिन तौर पे लगता ये है कि वो हमास को और फलस्तीनियों को बिल्कुल दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कादिर मंदोखिल साहब, आपका भी मैं कमेंट चाहूंगी इसी पे, इसमें मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या होना चाहिए इस सूरत हाल में? ये लाइन कट के सवाल जरा रिपीट करेंगे प्लीज। मंदोखिल साहब, फलस्तीन और इसराइल के मामले पर ये जंग छिड़ गई है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि इसमें मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार आप देखते हैं, क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बड़ी गुस्ताखी करता हूँ मुस्लिम उम्मा के बारे में, ओआईसी के बारे में। इनका ना कोई किरदार माजी में था, ना आइंदा आप उम्मीद रखें। ये एक तोला है जिनकी जायदादें यूरोप में, जिनके बैंक अकाउंट यूरोप में, इनसे आप कोई इस्लाम की, कोई दीन की, कोई मुसलमानों की, कोई फ़लस्तीन, कोई अफगानिस्तान, कोई कश्मीर की मुसलमानों की बात कभी ना करे। अब आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? आप देख रहे इतना खुल्लम खुल्ला अमेरिका ने आज उनका वजीर खारजा भी पहुंच गया इजराइल, और वो उसका बेड़ा भी पहुंच गया पूरा, और खुल्लम खुल्ला उनकी हिमायत कर रहा है, पूरा मगरब भी हिमायत कर रहा है, मगर हम खामोश है, मुस्लिम उम्मा जो है ना वो खामोश है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी उम्मीद जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि ना तो आप यूनाइटेड नेशन से उम्मीद रखें, जो 1948 में करारदाद कश्मीर के बारे में जो पास हुआ है, आज तक उस पर अमल नहीं करा सका, और इतनी मजालिम कश्मीर के, फ़लस्तीन के, अफगानिस्तान पे जो मजालिम हुए आज तक यूनाइटेड नेशन ने किया कि ये कठपुतलियाँ हैं, ये अमेरिका के गुलाम है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे मुसलमान ओआईसी क्यों ना हो, ये सब जो ना अमेरिका के जो ना गुलाम है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। रफ़ीक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये भी इतलात आ रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद में भी लैंड कर सकता है, इसमें कितनी सदाकत है? दूसरा, ये जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है, इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? मुझे नहीं पता कहाँ उतरेगा, मगर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में लाहौर 20 अक्टूबर को शाम को जलसा करना है, एक अवामी इज्तिमा होगा। ये तो आपने जवाब दे दिया। दूसरा जवाब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है, मुआवजा शुरू कर दिया जाता है, क्यों ये शुरू हो जाता है? इसने कंपैरिजन, वो हमारे कायद है, वो हमारे लीडर है। शहबाज शरीफ साहब जब खुद कहते हैं कि मेरे वो कायद है, मेरे लीडर हैं, बाकी बाहर वाले नहीं, तो कंपैरिजन तो हो रहा होता है ना। मैं तो सिर्फ आपका कमेंट करें कि क्या वजह समझ आती है, क्यों हो रहा होता है कंपैरिजन? देखिए, कंपैरिजन या तो इक्वल, इन बिटवीन इक्वल्स, वो कंपैरिजन इक्वल्स तो नहीं है, वो उनके लिए कायद है, हमारे भी कायद है। शहबाज शरीफ साहब का अपना मकाम है, नवाज शरीफ का साहब का मकाम उनसे ऊंचा है। नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के कायद हैं, पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आज़म। मैं तो कहता हूँ कि इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई जो है बड़े बाप। कामरान साहब, ये कंपैरिजन क्यों शुरू हो जाता है, आपको क्या समझ आती है? मैं देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन लोग करते हैं, जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया रफीक साहब। मैं कामरान साहब से जरा समझना चाह रही हूँ। ठीक है कामरान साहब, कंपैरिजन शायद इसलिए शुरू हो जाता है कि मेरा ख्याल है कि बाज़ हलकों में जो है नवाज शरीफ साहब जो एक्सेप्टेबल अभी तक भी शायद नहीं होंगे, और दूसरे कंपैरिजन इसलिए हो जाता है शुरू के उनके साथ एक ऐसा मसला लगा हुआ है जिसको आप डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उस तरह से कंपेयर करते हैं शायद लोग। बाकी आम आवाम में भी कंपेयर किया जाता है और ताकत के हलकों में भी कंपैरिजन ये होता है। एक पता निस्बतन ज्यादा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद मुमकिन तौर पे ज्यादा है और एक की कम है। ठीक है जी। कादिर साहब ये लेकिन कुछ लोग वाज़ेह कह देते हैं, शायद के नवाज साहब ने कहा कि ना मरियम ना शहबाज, मेरे लीडर तो सिर्फ नवाज हैं और कोई भी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इतने कहूँगा, ये तो उनका अपना मामला है। जो 3 लोग पार्टी बनाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, तीनों खैरात के सीट पे मुंतखब हुए, बल्कि शायद खाकान अब्बासी अपना सीट आपके लाहौर से उनको सीट दिया गया। मिफ्ता इस्माइल बगैर हारे भी 2 मरतबा वफाकी वजीर बने, और कोकर साहब को भी सिंध से उसको सीट दिया गया है। तो अगर आप इनके खुद अपना कोई हल्का ना हो, कोई जीत ना हो, और वो पार्टी खड़ा करेंगे, पहले खुद तो अपने पाँव पे तो खड़े हो जाए, बाद में पार्टी क्या करेगी। ठीक है जी, ठीक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी तो ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत शबर जैदी साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फ़ौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की और तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फ़र्ज़ है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़ कर इदारों को सैराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। अब इन्हें फ़रोग के सिवा क्या रास्ता बचता है? लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की बिला जवाज़ मुखालिफत पर भी कमर बांध ली जाती है। अब जो निजकारी के मुखालिफ हैं ज़रा देखें कि जी बैंककारी का शोबा निजी हाथों में गया तो खसारे से मुनाफे में चला गया ना, बिल्कुल चला गया। टेलीकॉम सेक्टर को ले लें। आज अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आज अगर एक पीटी सेल होता तो सोचें ज़रा कि मेयार और जो निर्ख है वो कहाँ होते, कौन सा डिस्काउंट होता, कहाँ के पैकेजेस मिलते, कोई नहीं मिलते। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लें, क्या अगर अकेला पीटीवी होता तो पीटीवी वो प्रोग्राम, वो खबरें दे पाता जो इतने चैनल्स आपको फराहम कर रहे हैं। और एक और अहम चीज़ जिसकी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वो है मेरिट। किसी भी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ना होने से मेरिट का कत्ल हो जाता है। और यही वजह है कि जब भी ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान ये निजकारी के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। ये वो लोग हैं जो एक से ज़ायद फ़ोन रखते हैं, नई कारें रखते हैं, इनके प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में इनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स ये देखना पसंद करते हैं, पीटीवी शायद नहीं देखते ये शौक़ से। अगर निजकारी इतनी ही बुरी चीज़ है तो ये सब प्राइवेट क्यों है? इसलिए कि जब स्टैंडर्ड की बात होती है, मेयार की बात होती है तो प्राइवेट शोबा ही एक माकूल हकीकत है। इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। माहिर मईशत साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, ये दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? वैसे सब चीज़ें प्राइवेट चाहिए हैं, लेकिन निजकारी के हवाले से बात हो तो फिर जो राय आती है वो भी आपके सामने है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि सियासी जमातें ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने बड़ी तादाद में जो लेबर है और जो हमने लोग रखे हुए हैं उनको वो नाराज कर सके। तो ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई सोशल एथिक्स नहीं है। ये उनकी सियासी मजबूरी है क्योंकि वो ये नहीं कर सकते कि वो इनको नाराज करें। और ये उनकी हिपोक्रेसी है कि वो जब पावर में नहीं होते तो वो कहते हैं प्राइवेटाइज करें, और जब वो पावर में आते हैं तो प्राइवेटाइज नहीं करते क्योंकि वो उनका बैकलैश लेना नहीं चाहते। तो ये इसका कोई मतलब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि PIA हो या स्टील मिल हो या डिस्पोज हो, इनको आपको प्राइवेटाइज करना है। और इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये काम कोई नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही करेगी। अच्छा, ये जो शबर जैदी से मुसलसल तखीर से स्टील मिल का वो हाल हो गया कि ना तो बहाली के काबिल है ना निजकारी के काबिल है, तो क्या कभी किसी पर जिम्मेदारी भी आयद होगी कि ये किसने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया? क्योंकि हमारे यहाँ जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता। देखिए, बात ये नहीं है, जिम्मेदारी की बात नहीं है। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन के हमारे दो प्रॉब्लम्स रहे हैं। एक तो जो हम चाहते ही नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान की तारीख में जितने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रहे, जब वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर एक आध के अलावा जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटे तो वो वहां से निकल के सीधे जेल गए हैं। हमारे यहाँ इस सिलसिले में नैब और उनका रवैया भी बड़ा खराब रहा है। और स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो ऑर्डर आया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। तो हमें सारे माहौल को एक साथ सही करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो कि मैं प्राइवेटाइज करूंगा और फिर उसके बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। अब इसीलिए SIFC बनाया गया है, उसमें बड़े इदारे भी शामिल हैं और पूरी कौम शामिल है, तो आप प्राइवेटाइज करेंगे। अदरवाइज मैं बड़ा क्लियर हूँ कि कोई भी बंदा भी जो प्राइम मिनिस्टर होगा या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर होगा वो ये हिम्मत नहीं करेगा बेचारा कि वो कोई हरकत करे और कल को आप लोग ही, मीडिया वाले भी और सारे लोग उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने कमीशन खा लिया या ये कर लिया। ये भी आप गौर अपने ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में एक माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि हर बंदे की ज़ात को क्वेश्चन किया जाता है। और नैब और ये सारे इदारे पाकिस्तान में बड़े गलत तरीके से पास में ऑपरेट करते रहे हैं और इन्होंने इन चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया है। तो अब हमें एक बिल्कुल नए तरीके से चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 184(3) के अंदर उन्होंने पास में स्टील मिल को रुकाया गया था, रेकोडेक में क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं और आपको एक पाकिस्तान का कौमी सोच बनानी पड़ेगी प्राइवेटाइजेशन को सही करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या भरपूर तैयारी भी है शबर जैदी साहब? और जो आलमी मार्केट है वो भी क्या निजकारी के लिए साजगार है?
नहीं, देखिए निजकारी के लिए आली मार्केट साजगार नहीं है। हमारा इस वक्त पोजीशन ये होगी कि अगर हमें पैसे नहीं भी मिले और हमारा लॉस कम हो जाए तो हम बेच देंगे। ठीक है शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।